स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल में। आज हमारे साथ हैं एक एसएससी सीजीएल के सेलेक्टेड कैंडिडेट, जिनका हम एक इंटरव्यू लेंगे और इनके बारे में बहुत सारी डिटेल्स जानेंगे। ओके, इन्होंने मीन्स सफलता की जो चरम है शायद उसे छू लिया है इन्होंने। ओके, एसएससी में 3 बार सेलेक्टेड होने के बावजूद, ओके, आईबी में भी इनका सिलेक्शन है और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस में इनका सिलेक्शन होने के बावजूद अभी जो है इनका हाल में ही सीएजी ऑडिटर में जो है वो सिलेक्शन हुआ है। तो सर अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दें। हेलो एवरीवन। मेरा नाम अक्षय कुमार है। मैंने अभी तक एसएससी 3 बार क्वालिफाई किया है। ठीक है, एसएससी एमटीएस 2016 जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक बनी थी 1312। मुझे एजी ऑफिस अहमदाबाद गुजरात मिला था। उसके बाद मैंने एसएससी सीएचएसएल 2017 निकाला जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 470 थी। उसमें मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अवार्ड हुआ मेरे होम टाउन रांची में। फिर मैंने एसएससी सीजीएल 2018 क्वालिफाई किया जिसका रिजल्ट अभी 2 दिन पहले आया। इसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 1517 बनी और मुझे सीएजी ऑडिटर मिला है। इसके साथ ही साथ मैंने एसएससी सीजीएल 2019 भी दिया। उसमें मुझे 525 रॉ स्कोर आया है 16 नवंबर को। हालांकि उसका रिजल्ट आना अभी बाकी है। बहुत अच्छा सर लगा आपके बारे में जानकर कि आपने जो है वो इतनी सारी एग्जामिनेशंस दी हैं और आपका जो है वो सिलेक्शन भी जो है बहुत अच्छा खासा रहा है। और लेकिन हमारे जो ये वीडियो देख रहे होंगे कहीं ना कहीं ये वे सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका जो है वो अभी जो है वो सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे या फिर एसएससी के एमटीएस सीएचएसएल या फिर ये सभी की तैयारी कर रहे होंगे। तो पहले मैं थोड़ी बिगनर्स के लिए बात करता हूँ कि अभी जो है वो 2020 में जो फॉर्म आई थी, तो टीयर 1 का जो एग्जामिनेशन रहता है उसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स बता दें हमारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपके पास जो एक्सपीरियंस होगा शायद ही उन्हें कहीं और मिल पाएगा। तो एक थोड़ा डिटेल एनालिसिस में करके बता दें कि चारों सब्जेक्ट्स के लिए जो है वो कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, देखिए एसएससी सीजीएल का सबसे फर्स्ट होता है टीयर 1। ये 100 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चंस का होता है और 200 मार्क्स का होता है। अगर मेरे बारे में कहा जाए तो मेरा जो एसएससी सीजीएल 2018 था उसके प्रीलिम्स में मेरे रॉ स्कोर 165 था और उसको नॉर्मलाइज होके 185 हुआ था वो। ठीक है, अब देखिए उसका तैयारी कैसे करना है। तो सबको पता है वो 4 सेक्शंस में होता है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके। ठीक है, फर्स्ट आते हैं हम लोग रीजनिंग में। रीजनिंग का देखिए ऐसे है ना कि रीजनिंग आप अगर आज भी बैठोगे तो आप ठीक ठाक स्कोर करोगे। ठीक है, नॉर्मल। लेकिन हमें स्कोर क्या करना है, हमें स्कोर करना है 45, 47.5, 50। हमें तो पहले टारगेट ही यही करना है। सबसे पहले तो मैं यही सबको यही कहूंगा जो रीजनिंग के लिए जा रहे हैं, पहले आप सेट बनाइए एक दो छोटे छोटे सेक्शन वाइज। ठीक है, उसमें आप क्या कीजिए ना, उसमें आप देखिए कि हाँ मुझे, क्योंकि देखिए आप अगर बनाने बैठिएगा तो आपको बहुत सारे तो बन जाएंगे। ठीक है, जो नहीं बनेंगे उनको क्या कीजिए ना, आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, ये नहीं बन रहे इस टाइप का इस टाइप का, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइप्स तो होते नहीं है। तो जो सर्टेन टाइप्स है उसको आप कहीं से भी देखो या यूट्यूब से देखो या किसी रेफरेंस बुक से देखो और उसको थोड़ा सा आप समझ जाओ। उसके बाद आप जैसे जैसे सेट मारते रहोगे ना वो आपका मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते रहेगा। ठीक है, तो रीजनिंग में ये रहा, और रीजनिंग बहुत ज्यादा मेहनत नहीं खोजता है। नेक्स्ट आते हैं हम उसके बाद मैथ्स पे। ठीक है, मैथ्स मैथ्स का मैं कहूंगा कि बहुत लोग तो शुरू में ही क्या बोलते हैं ना कि मतलब ठीक ठाक 27 28 तो आता है लोगों का। ठीक है, लेकिन आज की डेट में सत्या जी क्या हो गया है ना कि कट ऑफ, मतलब कि आपको 40, 45, 50 ऐसे होता ना कि लोग इस तरह का स्कोर कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, तो जब मैं अपने हिसाब से बताता हूँ कि मैं सबसे पहले जब मैं तैयारी करता था तो राकेश यादव की एक बुक आती थी रेड कलर की, अभी भी आती होगी, 73 या 7300 क्वेश्चंस 70, वाले। हाँ 7300 क्वेश्चंस। तो मैं उसको बनाया था। ठीक है, मैं उसको बनाया तो उससे ठीक ठाक समझ में आ गया था। और सबसे ज्यादा जो मैथ्स में मुझे हेल्प किया था वो किया था सेट। सेट का क्या होता है ना कि सेट में आप एक तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, टाइम मैनेजमेंट होता है और आपका स्पीड भी बढ़ता है। और ओवरऑल क्या होता है, ये आपके मार्क्स को बढ़ाता है। और मेरे मैथ्स में
मैं ठीक ठाक स्कोर करता था, तो उसके लिए मैंने एक कोर्स लिया था। आप सबने एक टीचर का नाम सुना होगा, गगन प्रताप। हाँ, तो जीपी गगन सर। प्रताप, हाँ हाँ जी पी सर। तो उनका मैंने कोर्स लिया था, और उससे बहुत ज्यादा मुझे फायदा हुआ। मैं लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगा कि एक बार प्लीज आप उनके या तो पेड कोर्सेज या फिर यूट्यूब पे एक बार उनको जरूर देखें। उससे कई बहुत बार हेल्प होता है। स्टूडेंट्स का जो है ये क्यूरी रहता है कि उनकी लेवल काफ़ी ज़्यादा होती है, तो क्या उन्हें लेवल ज़्यादा है तो करना चाहिए या फिर पहले लो लेवल के क्वेश्चंस करने चाहिए? देखिए, सबसे पहला चीज क्या होता है ना, आप अपना बेसिक अच्छा करेंगे, ठीक है ना। जैसे ट्रायंगल है, तो हमको ट्रायंगल समझ में आना चाहिए ना कि ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं। अगर तीनों साइड्स बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल, 2 साइड्स बराबर आइसोसेलेस, और तीनों साइड बराबर नहीं तो क्या हो जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल। उसके बाद ना हम देखेंगे कि ट्रायंगल को ऐसे काट दिया तो उधर से सर्कल निकाल दिया है। तो आप बेसिक अपना अच्छा करो, और उसके बाद क्या करो ना कि बस आप क्वेश्चंस को रगड़ो। हमारे भाषा में रगड़ दो क्वेश्चंस को जितने हो सके, ठीक है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका मैथ्स उतना ही अच्छा होगा। ओके सर, उसके बाद अगर करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो? हाँ, नेक्स्ट से हमारा आता है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। इसमें लोगों के बहुत ये होता है ना कि मतलब मार्क्स कम है, कम आ रहे हैं, मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। तो इसमें अभी के ट्रेंड के हिसाब से तो आप देखो तो 5-6 क्वेश्चंस तो करंट अफेयर्स कहते हैं। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप 6 to 8 मंथ्स एग्जाम होने से पहले करंट अफेयर्स आप करो। और करंट अफेयर्स के बहुत सारे सोर्सेज हैं। अगर मुझसे कहा जाए तो मैंने अड्डा 247 ऐप है, उस पे जो पर डे करंट अफेयर्स आता था मैंने उससे तैयारी की। और भी बहुत सारा वेबसाइट्स है, यूट्यूब चैनल्स है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा जीके इंग्लिश। पोर्शन। जीके यानी जीके में हिस्ट्री, जी की। सिविक्स। हाँ, जीके। जीके पोर्शन में क्या है ना, आपका हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये है हमारे। हिस्ट्री में भी आप अगर क्वेश्चन का ट्रेंड देखोगे तो मैक्सिमम क्या होता है ना, मॉडर्न से आते हैं क्वेश्चंस। तो आप वैसे ही पढ़ो, मेडि एंशियंट पढ़ो, मेडिवल पढ़ो, लेकिन मॉडर्न पे क्या करो, ज्यादा ये होता है ना कि ज्यादा आप इम्फेसिस करो कि हाँ मुझे मॉडर्न यहाँ से पढ़ना है। और अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे ना तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इसमें। जैसे बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, तो आप अभी देखे हो वो 4 साल पहले भी आया था, फिर कभी ना कभी आया था। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो। हिस्ट्री में ज्यादा फोकस करो, मॉडर्न हिस्ट्री पे। नेक्स्ट आते हैं हम जियोग्राफी पे। तो जियोग्राफी मोर और लेस मैं कहूंगा आपको मिसलेनियस जैसा हो जाता है। कुछ कुछ तो आप समझ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या है ना, आपको याद रखना है कि हाँ ये रिवर कहाँ पे है, ये डैम किस पे बन रहा है, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहाँ पे है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब भी मैं, मेरे कहा जाए तो मैं तो क्या बोलूँ कि जैसे कि रिवर्स टॉपिक, तो मैं क्या करता था ना, मैं चुपचाप से यूट्यूब खोलता था, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया फॉर एसएससी। जो भी वीडियो आया मैं देखता था, समझता था, जो समझ में आया समझा, जो रटना रहा रटा, और ऐसे खत्म किया। तो इस तरह से ज्योग्राफी हो गया हमारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, हमारा क्या हो गया, सिविक्स। सिविक्स में आप देखोगे ना तो सिविक्स में ज्यादातर ना आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। हम्म, तो आप जैसे जो जो इम्पोर्टेंट है, 1 से 50 आर्टिकल्स तक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद राष्ट्र के बहुत सारे हैं, अमेंडमेंट किससे हुआ था, या प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में है, गवर्नर किस आर्टिकल में है, सुप्रीम कोर्ट किस तरह में है। तो ये सब जो मेजर मेजर है ना, वो याद कीजिए, उसको थोड़ा समझ लीजिए बस। ये भी आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं साइंस। साइंस में ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं बायो से, ठीक है। बायो में भी वही है, आप जैसे कि मैं कहूँ तो देखिए, मेरे पास लूसेंट की ये बुक थी। अभी तो शायद अच्छे कंडीशन में नहीं है, लेकिन इसी बुक से मैंने पढ़ा था, और ऑलमोस्ट इससे मैंने किया था, ठीक है। और रहा बात और कैसे किया जाए इसको, तो मैं आपको बोलूँ ना कि सबका एक ही उपाय है, सेट। आप जितना ज्यादा सेट मार सको, सेट मारिएगा, आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे हर एक सेक्शन में। बाकी आप सप्लीमेंट्री के लिए कोई भी एक बुक रख लो। ओके सर, हम्म? मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा कि सेट्स की बात करें अगर, तो जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गई, ग्रेड अप हो गया, तो ऑनलाइन टेस्ट प्रेफर करना चाहिए या फिर ऑफलाइन? क्योंकि चूंकि जो एग्जामिनेशन आपकी होने वाली है वो तो ऑनलाइन होने वाली है। तो आप सेट्स के लिए सोर्स बता दें हमारे स्टूडेंट्स को।
देखिए सेट्स का क्या है ना, सेट तो आप ऑनलाइन ही मारो, ऑफलाइन तो बिल्कुल मत मारो, क्योंकि ऑफलाइन 2015 तक था ना। अब देखो आपको जैसे कि एग्जाम देने जाना है, ठीक है, तो वैसा ही माहौल में आप हर दिन तैयारी करोगे तब ना उस दिन जाके आपका माइंडसेट रहेगा कि हाँ मेरे को ये करना है। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज ऑनलाइन मारिए। और सोर्सेज का क्या है ना, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने कहाँ से किया था और उससे मेरे को बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। मैं सेट मारता था टेक्स्ट बुक का, ग्रेडअप का और अड्डा का, ये 3 जगह का मैं मारता था सेट। और फिर उसी से ऑलमोस्ट ठीक ठाक मेरी तैयारी हो गई थी। ओके सर, ज़रा इंग्लिश के बारे में जो है वो कुछ मिस कर गए, तो हाँ, थोड़ा इंग्लिश के बारे में और एक्सप्लेन कर दें। इंग्लिश, इंग्लिश के लिए देखिए एक तो आपकी नीतू सिंह की बुक आती है, रूल्स के लिए, रूल्स आप उससे पढ़ लीजिए। उसके बाद वोकैब के लिए जब मैंने जैसे किया था, तो आप एक साइट का नाम जानते होंगे, क्यू मैथ्स। क्यों मैथ्स बहुत पॉपुलर वेबसाइट। हाँ, बहुत पॉपुलर वेबसाइट है। तो उनपे निखिल गुप्ता सर हैं, उन्होंने वो डालते थे वोकैब, वोकैब का कलेक्शन रहता था उनके पास। अभी वो बुक के फॉर्म में हो गया है, ब्लैक बुक जिसे कहा जाता है। तो आप ब्लैक बुक परचेज करो या फिर अगर कोई पीडीएफ आती है तो वो ले लो। मतलब कि आप समझो कि 500 हजार सिनोनिम, एंटोनिम, 500 के आसपास वन वर्ड, 500 के आसपास इडियम, इतना आप कर लो, 500 हजार के आसपास सब। और आपके होता है ना कि अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है, और प्लस आपको दिखेगा "यार, ये क्वेश्चन अंदर ना कि जाना पहचाना लग रहा है"। तो आप एक तो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए, 4। और बाकी 2 में आराम से आप देखो जो आपको लगे, कर दो, 50-50 चांसेस हो गए ना। और पता है मैं ये देखा हूं ना कि अगर आप वो कैब एक बार आप कर रही है ना, वो आपका हो जाता है। मैं इससे जैसे किया था कि जैसे मेरे इस बार का मैं बता रहा हूँ, एसएससी सीजीएल 2019 का इंग्लिश का जो पेपर था मेरा मेंस का, उसमें मेरे रॉ स्कोर थे 190 आउट ऑफ 200। तो मैं, और मुझे यही हेल्प किया था। और 18 में भी मेरा रॉ स्कोर था 185 मेंस में, इंग्लिश में, और वो नॉर्मलाइज होके हुआ था 186। ओके सर, तो यहाँ आप टियर वन तक की कहानी आपने बता दी। टियर वन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस आपने जो है वो चारों सब्जेक्ट्स के लिए बहुत डिटेल में बता दिया, और ये भी बता दिया कि कौन कौन से जो है वो सोर्सेज से आपने प्रैक्टिस की थी, और क्या स्टूडेंट्स जो है वो अपने लिए सही समझने सही जो है वो उन्हें एक सोर्स पता चल गया। उसके बाद आते हैं टियर टू पे, जिस पे जो है वो आपको सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश पे फोकस करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ये ज़रा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, देखिए, पहला चीज तो ये मैथ्स से पहले आता हूँ। जैसे लोग कहते हैं ना कि प्रीलिम्स का अलग तैयारी करो, मेंस का अलग तैयारी करो, वैसे नहीं होता। जैसे आप मैथ्स बनाते हैं ना, आपका प्रीलिम्स मेंस एक ही साथ तैयार होने लग जाता है, ठीक है। आप एडिशन क्या करते हो, प्रीलिम्स से पहले आप प्रीलिम्स का सेट मारते हो, और प्रीलिम्स के बाद आप क्या करते हो, मेंस का सेट मारने लगते हो, लेकिन तैयारी आपकी पहले से ही शुरू रहती है। तो कभी भी ऐसा मत देखो कि कोई हार्ड क्वेश्चन है, ये तो मेंस का है, छोड़ो मैं बाद में करूंगा, नहीं। उस समय आप उस क्वेश्चन को एनकाउंटर किए उसी समय बना जाओ, ठीक है, प्रैक्टिस करो। तो शुरू से ही ये माइंड सेट लेके चलो कि मैं मैथ्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ना कि प्रीलिम्स या मेंस के लिए। और मेंस का मैं कहूँ तो मैंने आपको बताया कि जीपी सर जो हमारे गगन प्रताप सर हैं, उनसे मैंने कोर्स लिया था। आप पहले, अभी तो वो इस पे पढ़ाते हैं ना, कैरियर वे पे, पहले वो पाठशाला पे पढ़ाते थे। मेरे पास उस समय का उनका सब्सक्रिप्शन था 2018 सीजीएल के समय। तो मैं उनसे पढ़ा था, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और सबसे अच्छी बात उनकी थी कि वो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवाते थे। आप कभी उनका सेट निकालना तो देखना, 200-250 क्वेश्चन एक एक चैप्टर से रहते हैं। अब ना आप उतना उतना 8-8 10-10 हजार क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे, तो आपको सच में लगता है कि आप 100 क्वेश्चन नहीं बना पाओ एग्जाम में, बिल्कुल बनाओगे। इनफ प्रैक्टिस हो जाती है आपकी उतने इनफ से। प्रैक्टिस से, तो मैं वही बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो। मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर आपको नहीं भी आएगा तो आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा ना, कि मैं बोल रहा हूँ कि 80% चांसेस रहेगा कि आप बना ही लोगे उस क्वेश्चन को, तो नहीं भी आता है तो। हम्म? और मैं यही बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स में। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट आपका बढ़ेगा, और आपके लास्ट में मार्क्स भी बढ़ेंगे। यानी कि और सर कहा जाए हाँ, तो देर इज़ नॉट एनी सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क आपको भी करना होगा, और आपको टाइम मैनेजमेंट ये सभी का भी ध्यान रखना होगा। सर इंग्लिश के बारे में ज़रा बता दें। मैथ्स में तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो स्टूडेंट थोड़ा कम भी स्कोर कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश जो है कहीं ना कहीं स्कोरिंग है। तो इंग्लिश के बारे में आप बताएं। देखिए, इंग्लिश का है कि मेरा हमेशा से इंग्लिश स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, ठीक है।
तो मैं इंग्लिश के बारे में देखिए ठीक से बता सकता हूँ। इंग्लिश में क्या है ना कि आपका एक तो हो जाता है आपका ग्रामर पोर्शन, और उसके बाद एक पोर्शन आपका ये हो जाता है, क्या बोलते हैं इसमें, वो आते हैं ना पैराग्राफ रहते हैं, क्लोज टेस्ट रहते हैं, वो सारे पार्ट, ठीक है। तो ग्रामर के लिए तो मैंने आपको बताया था, जो प्रेजेंस में नीतू सिंह की बुक थी उससे आप करो प्लिंथ नॉर्मल, बस टू क्या करो ना उस प्लिंथ टू पारामाउंट की जो वॉल्यूम 1 और प्लेन टू वॉल्यूम 2 की बुक। हाँ वॉल्यूम 1 से हो जाएगा, वॉल्यूम 1 है ना, ओके। उससे आप करो, ठीक है। उसके बाद मैंने वो कैप के लिए बता दिया कि निखिल गुप्ता की आप करो, ठीक है। उसके बाद आते हैं इस पार्ट पे। देखिए तो इस पार्ट में क्या है ना कि एक तो ये हो जाएगा ना कि जैसे कि आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें एडिटोरियल पार्ट आता है। तो आप पता ना एडिटोरियल पढ़ोगे ना तो आपका ना आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन पता बहुत ज्यादा उससे फायदा होता है। जैसे आपको क्लोज टेस्ट में मैं बता रहा हूँ, क्लोज टेस्ट आप पढ़े हैं, तो राम इजा ऐसे करके डैश करके कुछ लिखा हुआ है। तो आप ऑप्शंस देखोगे ना, तो अगर आप अच्छा खासा रीडर हो, मतलब कि आप ठीक ठाक पढ़ते हो किसी अच्छे सोर्स से, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। राम इज डैश, तो राम इज प्लेइंग, ठीक है। तो इस तरह से तो न्यूज़पेपर एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। और दूसरा जो मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस, ठीक है। इस तरह का जो होता है ना ग्रामर, तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रामर में ऐसा है कि आप रट लो, होता है ना, रूल्स को थोड़ा समझ लो, वोकैब थोड़ा समझ लो, लेकिन ये सब जो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, जो बाकी 100 क्वेश्चंस के आसपास रहता है, उसके लिए भी आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। आप प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चंस मतलब जैसा मेरे पैराग्राफ है, पैराग्राफ पढ़ो, होता है ना, आप आंसर बनो, होता है ना, पढ़ो, बनाओ बनाओ बनाओ। मैं तो यही बोलूंगा कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सको, जितना ज्यादा आपके मार्क्स उतना ज्यादा आएंगे। ऐसा यहाँ पे कोई नहीं है ना जो आप कह दे कि मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया फिर मेरा नहीं हुआ, ठीक है। तो प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे, तो मैं ये लिख के देता हूँ, मैं पोस्ट का तो गारंटी नहीं देता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आपको सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो इसमें भी यही है, आप प्रैक्टिस बस करो। और प्रैक्टिस भी कैसे करना है, तो सेट, होता है ना, सेट मारिए। जैसे एक तो आ गया हो गया आपका फुल टेस्ट हो गया। दूसरा क्या होता है ना, एक अड्डा 247 करके ऐप आता है, उसमें देखिएगा आप सेक्शनल वाइज भी होता है ना, सेक्शन वाइज भी इंग्लिश का हर दिन, जैसे कि वो कैप का 10 क्वेश्चन आ गया, फिर से क्लोस्टर्स कभी दे देते हैं, कभी पैराग्राफ दे देते हैं, कभी जंबल वर्ड्स दे देते हैं। और वो क्या होता है ना, वो उनका सबसे अच्छा क्या है ना कि वो टाइम देते हैं उसमें, होता है ना कि 7 मिनट 6 मिनट, तो आप विद इन द टाइम फ्रेम बनाने का आपको आदत हो जाता है। प्रैक्टिस भी हो रहा है, टाइम भी मैनेज हो रहा है, और एक्यूरेसी बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है आपका। ओके सर। तो अब जो है वो टियर 1 और टियर 2 की बात हो गई। अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर जो कि है डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आपने कैसी इसकी तैयारी की? देखिए डिस्क्रिप्टिव का क्या है ना कि डिस्क्रिप्टिव एक तो आपके मेहनत और दूसरा होता है किस्मत, दोनों है इसमें, ठीक है। लेकिन हाँ मैं जो हमारे हाथ में है मेहनत, उसका मैं बता सकता हूँ। इसमें क्या है, एक लेटर आता है और आपका एक ऐसे आता है। 19 में चेंज हुआ कि एक प्रेसी उन्होंने इंक्लूड कर दिया लेटर की जगह पे, ठीक है। लेटर लेटर था ना शायद, हाँ। प्रेसिस भी जो है वो उन्होंने एडमिट कार्ड में दे दिया था कि वो जो है वो ऑप्शन में आ सकता है। हाँ तो देखिए लेटर का क्या है कि लेटर का तो एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, जो भी फॉर्मेट आया उसमें बॉडी जो है, बॉडी में आप अपने से बना के लिख दो। बॉडी में भी अच्छे से 3 पार्ट में उसको डिवाइड करो। फर्स्ट पार्ट में आपने तो ना कि थोड़ा सा अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दो, बीच में बता दो कि दिक्कत विक्कत क्या है। अब होता है ना, अगर आपको कुछ सजेशंस भी है तो वो भी थोड़ा सा दे दो कि सर ऐसे उसको ठीक कर दो, और लास्ट में उनको थैंक करके। और हाँ, जो आपको ये दिया हुआ है ना, जो आपका वर्ड लिमिट, उसको एक्सीड मत करना, ना ही कम ना ही ज्यादा। एक होता है ना, एक सर्टेन रहता है कि इतना से इतने के बीच में आपका होना चाहिए। 150 ±5% होता है शायद, ऐसे कुछ होता है। तो आप उसी के करो, और नॉर्मल लिखो, हैंड राइटिंग थोड़ा ठीक लिख दो, मतलब कि जो समझ जाए अगला, बस। और इसके साथ जो है वो कहीं ना कहीं यूएफएम से भी बचने का जो सर बहुत हाँ इम्पोर्टेंट रहता है कि यूएफएम से आपको बचना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल वो भी बिल्कुल, आपको डुबा देगा। ये ओके मैं बताने सर। तो वाला था। कि ओके सर, थोड़ा यूएफएम थोड़ा क्या है, इसके बारे में भी जो एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि देखिए कितने स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बहुत अच्छा टियर 1 टियर 2 चला जाता है, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से जो है वो यूएफएम में जाने से उनका रिजल्ट जो है वो रुक जाता है। सही बात है। जैसे कि मैं बता रहा ना कि
यूएफएम मतलब समझ जाइए कि आपका किस्मत खराब हो गया, ठीक है। तभी वैसा होता है। अब देखिए यूएफएम का क्या सीन है ना, यूएफएम कैसे लगता है, यूएफएम में क्या ना कि आप गलती से अपना नाम डाल दिए या कुछ सर्टेन एडिशन कर दिए, जैसे होता है ना, मेरा नाम अक्षय है, वहां लिखा हुआ था यू आर सत्यम, और मैंने नाम में क्या किया गया अक्षत, उसमें क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा पेपर कैंसिल हो गया। आप वो कुछ मैटर नहीं करता कि आप उधर 600 में 600 लेके आए हो, अगर यहाँ आपने वैसा नाम लिख दिया तो आपके 0 हो जाएंगे। तो इसको तो बहुत ध्यान से देखना है कि आप उसमें कुछ एडिशन मत करो। अगर वहां पे लिखा है यू आर सत्यम फ्रॉम आगरा, तो आपको सत्यम ही लिखना है और आगरा ही लिखना है, ये नहीं कि आप अपना नाम या अपना एड्रेस या किसी और का भी एड्रेस वो लिख दो। और जो आप मेन बॉडी पे फोकस करो, बॉडी में जो आपको जिस तरह सुटेबल लगता है वो लिखो, एंड करो और खत्म कीजिए उसको। ओके सर, तो अब जो है वो टीयर वन टीयर टू डिस्क्रिप्टिव ये सभी की बात हो गई, और एक जो है वो टाइपिंग आती है और सीपीबीटी भी जो आती है, और कुछ कैंडिडेट्स को जो है वो डीईएसटी भी देनी पड़ती है। तो आपके केस में क्या था और आपने उसकी जिस कैसे तैयारी की थी उसके बारे में ज़रा एक्सप्लेन कर दें। देखिए उसका बहुत अच्छा था, जैसे कि ना सीजल 18 का डीवी से पहले मेरा एमटीएस का ज्वाइनिंग हो रखा था। मैं एजी ऑफिस अहमदाबाद में था, तो वहां पे बहुत सारे लोग थे जो एसएससी सीजीएल 2016 के सेलेक्टेड थे। मैं अकाउंट्स में था, तो अकाउंटेंट होते हैं ना, 16 में अकाउंटेंट का सीट आया था, तो बहुत सारे अकाउंटेंट हमारे दोस्त थे, तो उन्होंने बताया कि आप किस तरह से तैयारी करो। तो वो कुछ नहीं, सिस्टम था, सिस्टम पे ही मैं बैठ के आराम से कोई भी लेटर पकड़ देता था, मैं बैठ के ऐसे ऐसे टाइप करते रहता था। तो विद इन 2 3 3 मंथ्स मानो, 3 मंथ्स में आपका ठीक हो गया। तो मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा कि हाफ आवर से 1 आवर हर दिन आप निकालो, तो 2 से 3 महीने में आपका टाइपिंग हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, एग्जाम जब टाइपिंग का आप देने जाओ तो उस समय आप नर्वस मत हो। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था ना कि ना, मैं जाके बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था, क्योंकि सीएचएसएल अगर आप देखो तो ना, सीएचएसएल में क्या होता है ना कि अगर आप टाइपिंग नहीं निकालो तो आप मार्क्स कितने भी लाओ उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो मैं क्या हो गया ना, शुरू के 1 मिनट में सारा मेरा हाथ मेरा ना ऐसे शिवर कर रहा था, पसीना होने लगा, थोड़ा कांप। फिर मैं थोड़ा सा ना ऐसे अपने आप को शांत किया, कहा नहीं हो जाएगा, तुम करोगे। उसके बाद मैं टाइपिंग करने बैठा। तो ये गलती कभी भी कोई मत करना, आराम से जाओ, एग्जाम ही है ना यार, टाइपिंग है, निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ा जंग नहीं है, आराम से जाइए, आप अपने प्रैक्टिस पे भरोसा रखिए, आपका हो जाएगा है। ओके सर, मैं पूछना चाहूँगा कि कितने स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि पहले टीयर वन निकलेगा, फिर टीयर टू निकलेगा, उसके बाद जो है वो टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या उन्हें अभी से है जो है वो टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए या फिर रिजल्ट आने तक का वेट करना चाहिए? देखिए मैं इसमें दो है, अगर आपके वर्किंग हो तो ठीक है, ऑफिस में थोड़ा मोड़ा करो, लेकिन अगर आपके पास फ्री टाइम है, जैसे कि आप मतलब जॉब नहीं कर रहे हो, तो अगर आपके पास टाइम है तो 15 मिनट्स हाफ आवर जैसा आप हर दिन निकाल के टाइप करो। ये बस एसएससी के लिए ही नहीं, ऐसे जनरल में भी आपको काम आता है। अगर आपको टाइपिंग आता है तो होता है ना कि थोड़ा सा आप ही को आगे जाके हेल्प होता है उससे। इवन ये आपको कहीं ना कहीं CHSL में भी जो है वो आपको मदद कर देती है, हाँ और भी सीएचएसएल में। कितने सारे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के भी एग्जामिनेशंस आती है, उसमें भी जो है वो हाँ। स्किल टेस्ट के तौर पे आपसे टाइपिंग ले ली जाती है। तो हम्म। बहुत अच्छा लगा सर, आपने जो है वो पूरी डिटेल में ये सारी बातें बता दी। और आपसे मैं पूछना चाहूँ कि आपके जो है वो इतनी लंबी अच्छी जर्नी में जो है वो ऑब्स्टेकल हर आदमी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आती हैं, आपके ज़िंदगी में क्या 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 जो है वो ऑब्स्टेकल्स आई थी प्रिपरेशन देखिए के दौरान? हमारे प्रिपरेशन के दौरान तो सबसे पहले तो गाइडेंस नहीं था हमारे पास। जैसे अभी क्या है कि आप होता ना कि आसपास ही मिल जाओगे या ग्रुप में, या मतलब बहुत सारे लोग मिलते हैं। मेरे समय क्या था कि जो लोग निकाले हुए भी थे वो बहुत पहले के थे, 2010-9, मैं रिसेंट में किसी को नहीं जानता था। जब मैं प्रिपरेशन शुरू किया तो मैं उन्हीं लोग को जानता था जो करंट में प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका टीयर 1 हो गया हो या टीयर 2 हो गया, सेलेक्ट कोई नहीं थे। तो मेरे को ये दिक्कत हुआ था कि मेरे को ना थोड़ा स्ट्रैटेजी का हो रहा था कि कैसे पढूं, क्या पढूं। मैं सबसे पहले तो मैं आर एस अग्रवाल पढ़ने लगा था, फिर मैं जब यूट्यूब खोला तब पता चला नहीं, ये बहुत पहले के लिए था, अब ये बुक्स नहीं चलते हैं। तो फिर मैं राकेश यादव भैया, तो इस तरह से मेरे को पहला तो दिक्कत ये आया। दूसरा जो दिक्कत था कि मेरा ज्वाइनिंग हो गया था 28 अगस्त 2018 में ही एमडीएस में। तो अब क्या था ना कि अब उससे पहले मेरे को क्या आदत था कि मुझे घर पे उठना है, पढ़ना है, खाना पीना है, जो करना है और बस। अभी क्या हो गया कि आपके पास 9 to 5 का जॉब है,
तो अब 9 to 5 के जॉब के साथ मेरे को शुरू में बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि आप सोचो कि आप 8 आवर्स जॉब कर रहे हो, अब सुबह में भी आप खाना बना के जा रहे हो, खा रहे हो, फिर ऑफिस से आओ, फिर खाना पीना बनाओ, घर के भी बहुत सारे काम रहते हैं, राशन मतलब कि धीरे धीरे होता है ना कि मतलब कि टाइम निकालना मुश्किल होता है। तो फिर मैं क्या किया, मैं सुबह उठने लग गया। सुबह मैं बोल तो 5:20 में मैं उठ जाता था अपना, 6 बजे से मैं पढ़ा, 6 से 9 बजे तक 3 घंटे उधर हो गए। फिर रात में भी वैसे करता था, सब कुछ काम वाम खत्म करके 8 बजे तक मैं पढ़ने बैठ जाता था, 8 से 10, 10:30, 11, मतलब कि 3-4 घंटे रात में। तो 3 घंटे रात का, 3 घंटे सुबह का, मतलब 6 से 7 घंटे मैं अच्छे से पढ़ता था। और बस, और उसी से मैं जो सब्जेक्ट हो, जो मेरा वीक पॉइंट्स था, उसको मैं स्ट्रॉन्ग करते गया अपना, ऐसे पढ़ते गया और फाइनली मेरा रिजल्ट आ गया। सर यहाँ पे मैं आपसे कुछ और भी पूछना चाहूँगा कि यूजुअली स्टूडेंट्स जो होते हैं कहीं ना कहीं ये चूँकि जो प्रोसीजर है बहुत ही लंबा खींच जाता है, अराउंड 2 to 3 years मिनिमम आपको लेके चलने पड़ते हाँ, हैं, और इवन मोर देन दैट। तो कितने स्टूडेंट्स जो है वो डिमोटिवेट फील करने लगते हैं, उन्हें मन करता है कि छोड़ दें, कोई अदर प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब कर ले, या फिर तो ऐसे जो है वो उस उन स्टूडेंट्स को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जिनका कुछ मार्क्स से जो है वो छूट गया हो, या फिर मीन्स 0.5 जो है वो भी बहुत मैटर करता है इस ऐसे ऐसे जो है वो एग्जामिनेशंस में, तो उन्हें जो है वो बहुत डिप्रेशन हो जाती है, और ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, ओके, जाहिर सी बात है, ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे, तो बिल्कुल। उनके लिए कुछ संदेश जो कि आप देना चाहेंगे। देखिए, मैं तो यही बोलूंगा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपसे नहीं होगा, तो ये जरूर सोचना, उस पहले दिन का सोचना कि मैं क्या सोच के आया था ये करने के लिए, हैं? आपको जरूर कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिल रहा होगा, तब ना आप एसएससी का तैयारी करने आए हो कि नहीं, मेरे को ये इंस्पेक्टर बनना है, मेरे को ये ऑफिसर बनना है, मेरे जिस भी पोस्ट का। तो आप उसके बारे में सोचो कि अगर आप आज क्विट कर दिए तो क्या आप उस जगह पे पहुंच पाओगे। और अगर क्विट नहीं किए, मेहनत किए, तो यार हर साल आती ही है वैकेंसीज, हैं, हर साल बच्चों का होता ही है, तो आपका क्यों नहीं होगा। अरे ठीक है, 11,018 में आया था, अभी 7,000 या 6,000 हो गया। आपको कितना चाहिए? एक ही सीट चाहिए ना, आप चाहे जिस कैटेगरी से हो, यूआर हो, ईडब्ल्यूएस हो, एक सीट चाहिए। तो बस वही है, वही सोचो कि मेरे को बस एक सीट चाहिए, मेरे को करना है। और जब भी डिप्रेशन लगे, बस यही सोचो कि मैं क्यों आया था यहाँ, मेरा मोटिवेशन था ना कुछ, कि हाँ भाई मेरे को ये बनना था। जिसकी मेरा था कि मेरे को वर्दी बहुत पसंद थी, तो लेकिन प्रिपरेशन के दौरान मुझे पता चला कि मेरा कलर ब्लाइंडनेस है। इस बार भी मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे थे, मेरा 588.14 था, तो मेरी CSS भी क्लियर थी, AFHQ भी क्लियर था, एक्साइज, PO, DA, और भी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज का मेरा ऑलमोस्ट क्लियर था। लेकिन मैं फिर भी ऑडिटर लिया, क्योंकि मुझे घर पे रहना था, थोड़ा फाइन घर की कुछ प्रॉब्लम्स है, तो मैं इस कारण मैंने ऑडिटर को सेलेक्ट किया। ओके सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप कि इससे जो है वो लाखों स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगी जो कि आने वाले एग्जामिनेशंस की तैयारी करेंगे। और आप जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आपकी कोई भी डाउट आती है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सर से जो है वो मैं कांटेक्ट करके आपके जो है डाउट्स को जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपके कोई भी बहुत सारे डाउट्स आते हैं किसी भी स्पेसिफिक चीज़ पे तैयारी के दौरान, अगर आपको मुश्किलें होती हैं, तो आप जो है वो कमेंट करें। मैं सर से जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे ही जो है वो 1-2 सेशंस हो आप जिसमें जो है वो आपको डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन कर दें। तो बहुत अच्छा लगा सर, और एक बार फिर से जो है मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स कहना चाहूँगा आपके इस जो है वो सफलता के लिए। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डेज। थैंक यू सर।